गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को केमिस्ट्री में पूछे गए क्वेश्चनों का जवाब दिया जाएगा। आप बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। जो आप क्वेश्चन करते हो, कुछ क्वेश्चनों का जवाब दिया गया है और सभी बच्चे अपने लाइन में रहें, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए और क्वेश्चन पूछते रहें, जवाब मिलते रहेगा। अगला क्वेश्चन आज आप लोग का शुरू होता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? यानी चालन मतलब सुचालक, चालक। अम्ल का जलीय विलयन, क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? क्यों करता है? देखिए, ये आपने अम्ल का केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, रासायनिक गुण में पढ़ा होगा कि अम्ल जो होता है वह जल में विलय घुल करके धन आवेश यानी धन आयन, ऋण आवेश ऋण आयन में टूट जाता है। अब वही आयनों का जब प्रवाह होती है तो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे कि आयनों की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यह चालन का मतलब होता है विद्यार्थी सुचालक, चालक। यानी अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक क्यों होता है? आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। तो एकदम सिंपल इसका जवाब है कि अम्ल जल में घुलकर आयनों ब्रैकेट में धन और ऋण का निर्माण करता है, इसलिए इसका विलयन विद्युत का सुचालक होता है। फॉलो किया बात को? आंसर में क्या लिखेंगे कि अम्ल जल में घुल कर आयनों ब्रैकेट में धन और ऋण का यानी धन आवेश और ऋण आवेश का निर्माण करता है, इसलिए इसका विलयन विद्युत का चालन मतलब सुचालक चालन करता है। अम्ल जल में घुलकर आयनों का निर्माण करता है, इसलिए इसका विलयन विद्युत का चालन करता है, विद्युत का सुचालक होता है। यदि आपने ऐसा लिया होगा, अम्ल यहाँ पर H2O जल लिखते हैं, चाहे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, है ना। और यही जो होता है विद्यार्थी आवेश में टूट जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें भी आपने जल लिया 8+ और SO4- 2 होता है। यहाँ 2 बैलेंस करना पड़ेगा। देख रहा है विद्यार्थी जी, इसकी संयोजकता SO4 की संयोजकता जो होती है -2 होती है। तो धन और ऋण में एक टूटते जाएगा, इसलिए इसका विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को है, कौन भस्म चमड़े को जला देता है? आइए आप इसको पहले 20 मिनट पढ़िए, 20 सेकंड पढ़िए, इसके बाद मैं इसका जवाब देता हूं कौन सा भस्म है और क्यों है।
देख लीजिए विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। थ्योरी जिस समय पढ़ाया जाता है ना, उसी समय प्रश्न को लिखते जाओ। थ्योरी से मन में जो प्रश्न उठे उसको लिखते जाओ। आप किताब से प्रश्न उत्तर कितना कीजिए, किताब अपने मन से जो प्रश्न बनाइएगा, जो सवाल अपना क्वेश्चन पढ़ते के समय, थ्योरी पढ़ने के समय जो मन में उठता है उसको लिख डालिए कॉपी पर। और लिखने के बाद जैसे ही आपको टाइम दिया जाए, जैसे अभी आपको दिया जा रहा है कि पूछो बाबू पूछो और अभी ढूंढिएगा, तो आपको समय लगेगा। इसलिए बेहतर है कि पहले जिस समय थ्योरी आप पढ़ते हो उस समय यदि आप लिख लिए होते तो अपने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होता। कौन भस्म, क्वेश्चन क्या है, कौन भस्म, जिसको आप बोलते हो क्षारक, चमड़े को जला देता है, जला देता है। सुन लिया विद्यार्थी जी, कौन भस्म, आपने पढ़ा है क्षार यानी भस्म को छूने पर साबुन की तरह चिकना महसूस होता है, जलाने का बात तो आपने पढ़ा। देखिए विद्यार्थी जी, कुछ ऐसे क्षार है जो प्रबल है, और सबसे प्रबल क्षार NaOH है, क्योंकि इसका जो pH वैल्यू होता है सबसे अधिकतम है ना। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, बोलते हैं ना। आपने पीछे भी क्वेश्चन किया था कास्टिक सोडा क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। आप एक छोटा सा साइकोलॉजिकल, ऐसे सॉरी साइकोलॉजिकल नहीं, वैसा आप अनुभव करते होंगे कि सरफ तो सभी के घर में है, सोडा तो सोचना पड़ेगा थोड़ा। सरफ को जैसे हाथ पर लेकर के पानी के साथ रखते होंगे तो आप उसमें गर्म महसूस करते होंगे। और आपने पढ़ा है कि सोडा से साबुन तैयार किया जाता है। विद्यार्थी जी, ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड प्रबल क्षार है। पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड प्रबल है, और एक दुर्बल में भी एक गुण है, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये तीन गुण जो क्षार है विद्यार्थी, जो चमड़े को जला देता है। प्रबल में सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, और दुर्बल में अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, जो चमड़े को क्या करता है, जला देता है। तो आपका क्वेश्चन कोई खास नहीं था, अति लघुतरीय टाइप पर था, है ने। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड ब्रैकेट में NaOH कॉमा पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड ब्रैकेट में KOH और अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये अनुसूत्र NH4OH, ये सभी चमड़ा को जलाने वाला भस्म है। भस्म, ये रहा है आपका जवाब। सिर्फ नाम भी लिख देते, एगो को दोगो को भी तो चलेगा, है ना। हमने नाम के साथ उसका अनुसूत्र भी लिख दिया विद्यार्थी जी। आप इसको ध्यान में रहे कि ये प्रबल होने के कारण इसका pH मान कितना होता है, 14 प्रबल। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी आप लोग के लिए, है ना,
त्वचा पर जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिर जाए तो त्वचा को जल से क्यों धोया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में भी इस क्वेश्चन को उपयोग आए कि कभी कभार हम लोग को बैटरी का पानी शरीर पर कहीं भी गिर जाए तो तुरंत हाथों को क्या करना चाहिए? धो देना चाहिए। क्यों धोना चाहिए? आइए मैं उस पर बात करता हूं, बताते हैं। आप इसको 10 सेकंड तक देखें। देखिए विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन हम समझाते हैं, आंसर लिखते जाएंगे, क्वेश्चन भी लिखते जाएंगे, आंसर भी लिखते जाएंगे। जो भी बच्चे जहां से क्वेश्चन करते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना? बशर्ते आप पूरा क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। और आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट यही है ना, कि आप आद करें तो बहुत सुंदर की बात है। आद यदि आपसे हो जाता है एक बार में सुनने के बाद तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो एक दो बार जरूर रिपीट कीजिए, क्योंकि हमें भी बहुत कष्ट से पढ़ाना पड़ रहा है और आप नहीं कीजिएगा तो मेहनत को नहीं मजा आता है। देखिए क्वेश्चन है, त्वचा पर त्वचा पर त्वचा पर जब जब सांद्र H2SO4 गिर जाए तो त्वचा को जल से क्यों धोना चाहिए? देखिए विद्यार्थी, हम ये सांद्र है और सांद्र से छोटा कमजोर तनु होता है, और तनु तभी होगा जब अम्ल की मात्रा उस विलयन में कम पाया जाएगा तब। अब रह गया बात, कल ही आपने पीछे वाला क्वेश्चन में पूछा था वीडियो में कि सर अम्ल में जल को डाले या जल को अम्ल में डाले? तो बल दोनों बात एक ही है, एक बात नहीं है। मैंने बहुत सावधानी से क्वेश्चन को बताया, फॉलो किया, समझाया। जब भी डालना है तो जल में अम्ल को डालना है, अम्ल में जल को नहीं डालना है, इस बात को याद रखें। तो यहां पर भी विद्यार्थी, यदि सांद्र रूप में त्वचा पर गिर गया तो छोड़ दीजिएगा, तो त्वचा जला देगा, क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा, इस विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा है। अब उस विलयन को वीक करना चाहेंगे, कमजोर करना चाहेंगे, तो सांद्र से तनु बनाएंगे, सांद्र से तनु बनाएंगे। तनु बनाने से उसका शक्ति दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण त्वचा पर उसका प्रभाव बहुत कम है। इसलिए जैसे अम्ल गिरता है तो सांद्र रूप में गिरा और जल से धो देंगे तो वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाएगा। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलने से उस अम्ल का प्रभाव उस त्वचा पर बहुत बहुत कम जाएगा, इतना कम जाएगा कि त्वचा पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए जब भी अम्ल, ये कोई जरूरी सल्फ्यूरिक अम्ल ही, जब भी अम्ल गिरे तो तुरंत उसको हाथ शरीर को धो देना चाहिए। तो आपने सुना, सांद्र में यदि जल मिलाएंगे तो तनु बन जाएगा, तनु का मतलब वीक हो गया और वीक का मतलब बुरा प्रभाव नहीं। तो ये जवाब लिखना है, आंसर में क्या लिखेगा? जब त्वचा पर सांद्र H2SO4 गिरता है तब जल से धोने पर वह तनु H2SO4 में बदल
जाता है, जिसका प्रभाव त्वचा पर बहुत कम जाता है, जिसके कारण त्वचा जलने से बच जाता। आपका जवाब संतुष्ट हुआ? आप इसको 20 सेकेंड तक पढ़ें। तब मैं आपका अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बताता हूं कि रात में दूध पीकर पानी क्यों पीना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन में बता दीजिए। देखिए विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा है कि रात्रि में दूध पी करके पानी पीना चाहिए या रात्रि में किसी भी प्रकार का फलों का सेवन नहीं करनी चाहिए, या करते हैं तो उसके साथ कुछ भोजन, चावल, रोटी, ब्रेड जो भी हो, कुछ भोज्य पदार्थ को लेना चाहिए। ये सब एक ही बात है। आइए विद्यार्थी जी, क्वेश्चन है रात में दूध पीकर पानी क्यों पीना चाहिए। देखिए विद्यार्थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, साइंस से रिलेटेड है और हम लोग को दैनिक जीवन में इस चीज का उपयोग करना चाहिए। इसलिए आप लोग को कहीं पर भी ये क्वेश्चन का आप अपने से भी अनुमान लगा सकते हैं। तो वो अनुमान क्या है कि दूध, आपने पहले भी पढ़ा है कि दूध का पीएच मान 7 से कम होता है, अर्थात दूध हो या दही हो, ये सभी का पीएच मान जो होता है विद्यार्थी 7 से कम होता है, अर्थात यह अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय, और आपके शरीर के अंदर भी अम्लीय प्रकृति का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है, जो इस अम्ल, दूध वाला अम्ल, और वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, खैर उसका काम है अलग से, इसका काम है अलग। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन को पचाता है और सड़े से बचाता है। समझिए बात। जो आंत रस है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो वो जो है भोजन को पचाता है अथवा भोजन को सड़ने से बचाता है। जबकि विद्यार्थी जी, यह जब आपके आमाशय में जाएगा, पेट के अंदर आमाशय में जाएगा, तब अम्लीय प्रकृति हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एसिडिटी होना, अपच होना, गैस का बनना। लेकिन जब पानी पीते हैं विद्यार्थी, तब यह विलय हो जाता है, अम्ल घुल जाता है। सांद्र और तनु, जितना पानी पीजिएगा उसके अनुपात, तो यह तनु में बदल जाता है, और तनु हो जाने पर इसका प्रभाव हमारे आंत में, पेट में बहुत बहुत कम जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि रात्रि में जब पानी पिएंगे, दूध पीने के बाद जब पानी पिएंगे, तब अम्लीय प्रकृति, पेट में जो अम्लीयता जो गुण होगा, वह अम्लीयता एसिडिटी नामक रोग नहीं हो सकता है। तो इसका मुख्य जवाब क्या हुआ कि पेट में
अम्लीय गुण को बढ़ने से बचाने के लिए पानी लिया जाता है। समझ गए बात? जवाब में लिखेंगे आंसर, रात में दूध पीने के बाद पानी पीने से अम्लीय प्रभाव कम जाता है क्योंकि दूध का पीएच मान 7 से कम होता है। यदि पानी नहीं लेते हैं तो पेट में अम्लीयता जैसी बीमारी होगी। तो देख लिया विद्यार्थी जी, इसको आप 20 सेकेंड तक ध्यान से पढ़ें। हो गया? तो देखा, रात में दूध पीने के बाद पानी पीने से अम्लीय प्रभाव कम जाएगा, यानी पेट में जो अम्लीयता जैसी बीमारी है, एसिडिटी, वह बीमारी नहीं होगा, क्योंकि दूध का जो पीएच मान था 7 से कम, अर्थात दूध भी अम्ल है। दूध भी क्या है? अम्ल है। वही बात ये फलों के साथ होता है कि रात्रि के समय हम लोग को फल नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है अधिकांशतः फलों में अम्ल होता है। वह आपको पेट में प्रभाव तो जो डालेगा सो तो डालने बहुत कम के बराबर, दांतों को प्रभावित करेगा, दंत क्षय होगा। समझे बात को? क्योंकि उसमें भी अम्ल है। यदि आप रात्रि में फल खाते हैं तो आप अपने टूथपेस्ट से, ब्रश से, मंजन से दांतों का चल धोवे, लेकिन तो करेंगे नहीं। इसलिए विद्यार्थी, जैसा दूध का पोषण है वैसा ही उसका पोषण है। तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी यदि पानी नहीं लेते हैं तो पेट में अम्लता जैसी बीमारी हो सकती है, अपच, गैस, ऐसी बीमारी आ सकता है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक कार्बोनिक अम्ल का अनुसूत्र लिखे। क्या भैया, आप भी क्वेश्चन किए, ये तो दिए थे। एक कार्बोनिक अम्ल का सूत्र लिखे। यही क्वेश्चन है। देखिए विद्यार्थी, आंसर कार्बोनिक अम्ल H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है। नाम कार्बोनिक अम्ल, अनुसूत्र CO3। तो यहां लिखिए कार्बोनिक अम्ल का सूत्र H2CO3 होता है। ठीक है? ये कार्बोनिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, दुर्बल शब्द का क्या अर्थ है? क्या भाई, ये सब क्वेश्चन नहीं ठीक लगता है। दुर्बल, हाँ, दुर्बल
शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिए विद्यार्थी, दुर्बल को अंग्रेजी में वीक कहते हैं। अब जैसे दुर्बल एसिड, दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड, दुर्बल क्षार। तो ये दुर्बल का मतलब होता है वीक, और वीक का मतलब कमजोर, जिसमें अम्ल, यदि ये दुर्बल शब्द अम्ल में लगा दिया जाए तो वैसा अम्ल जिसमें अम्लीय शक्ति क्या हो, कम हो, अम्लीय गुण क्या हो, कम हो, दुर्बल कहलाएगा। लेकिन इसका जो परिभाषा मैंने दिया था दुर्बल अम्ल, वह अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः हाइड्रोजन आयन देता है वो प्रबल, और जो पूर्णतः हाइड्रोजन आयन नहीं देता है वो दुर्बल होगा। तो दुर्बल शब्द का अर्थ होता है जिसमें अम्लीय और क्षारीय, ये जहां पर ये दुर्बल लगेगा, मैंने अम्ल क्षार चैप्टर से बात कर रहे हैं, ये दुर्बल हम किसी और जगह पे उपयोग कर सकते हैं। एक छोटी सी क्लास में हम लोग को बीच कहानी था। वो कहानी क्या था, एक शेर, जिसे जंगल का राजा कहते हैं, बहुत खतरनाक जानवर है। सभी जानवरों का ये जंगलों में राजा इन्हें कहा जाता है। लेकिन किसी समय वह बीमार पड़ जाता है, और बीमारी वाला आदमी तो ऑटोमेटिक है, बहुत ऐसे बीमारी जिसमें खाना खाया जाता है। अब जिसको पोलियो मार दिया तो क्या खाना नहीं खाएगा? जिसको हाथी पांव हो गया, फैलेरिया, तो क्या वो खाना नहीं खाएगा? बहुत ऐसे बीमारी जिसमें खाना खा सकते हैं, बीमारी शरीर के अंदर है फिर भी खाना खा सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे बीमारी है जिसमें खाना ही घटने लगता है, बुखार, लैट्रिन होना, ये सब डायरिया, ये सब जो बीमारी विद्यार्थी, इसमें भोजन वर्जित कर दिया जाता है या फिर नहीं खाया जाता है। बहुत ऐसे चीजों में आप देखते होंगे। तो किसी भी मनुष्य हो या जानवर हो, यदि भोजन नहीं मिलेगा तो निश्चित है कि धीरे 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 वो कमजोर हो जाएगा। अर्थात यही बात था वो शेर के साथ, वो बीमार पड़ा, धीरे धीरे वो दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया। अब बताइए कि दुर्बल शब्द का उपयोग आप दूसरे जगह पर समझ सकते हैं, लेकिन दुर्बल शब्द का उपयोग अर्थ यहां क्यों नहीं समझा? वो कहानी आप पढ़े थे तो समझ गए, तीसरी चौथी क्लास में थी, और यहां पर दुर्बल शब्द का अर्थ आप नहीं समझा, ये बड़ी दुख की बात है। तो दुर्बल को अंग्रेजी में वीक कहते हैं, और वीक का मतलब होता है कमजोर। यदि यह दुर्बल अम्ल में लगा दिया गया तो कमजोर अम्ल, क्षार में लगा दिया गया तो कमजोर क्षार। समझ रहे हैं बात? तो दुर्बल शब्द का अर्थ होता है कमजोर। समझ रहा है, सुन रहा है, देख रहे? तो इस चीजों को आप ध्यान से देखिए, सुनिए। तो दुर्बल शब्द का अर्थ हुआ क्या जी? आंसर, दुर्बल शब्द का अर्थ कमजोर है, अर्थात जब इसका उपयोग अम्ल में होता है तो वह कमजोर अम्ल कहलाता है। अर्थात वह अम्ल जो जल में घुलकर
पूर्णतः हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। तो ये अम्ल पर मैंने घटाया। यदि क्षार पर घटाते हैं कि अम्ल में ये इसका उपयोग अम्ल में जब होता है तो बन जाता है कमजोर अम्ल, दुर्बल अम्ल। लेकिन इस शब्द का उपयोग यदि क्षार में करेंगे तो दुर्बल क्षार, और उसका डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, वह क्षार जो जल में घुलकर पूर्णतः हाइड्रा ऑक्साइड आयन OH नहीं देता। समझ गए होंगे बात को। ये बात मैंने प्रॉपर्टी गुण में दिखाए हैं। मैं बार बार कहते हैं कि आप पीछे और गुण को जरूर पढ़िए, तब ये सब क्वेश्चन समझ में आएगा। ये सब उसी चीज से उत्पन्न होता है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग को है, जल की आश्रित जल नहीं था, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है ना। आश्रित जल जिसको अंग्रेजी में डिस्टिल वाटर कहते हैं, है विद्यार्थी। तो ये डिस्टिल वाटर करके भी क्वेश्चन आता है, समझ रहे। तो आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, जबकि वर्षा का जल चालन करता है। समझ रहे बात को। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे, आप 20 सेकंड तक इसको ध्यान से देखिए। हो गया विद्यार्थी, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपने बहुत शॉर्ट में पूछा। चलिए जो भी मन में आए उसको क्वेश्चन को करते जाइए, है ना। पढ़िएगा तभी क्वेश्चन कीजिएगा, अब पढ़वे नहीं कीजिएगा तो क्या क्वेश्चन कीजिएगा। यही वीडियो कुछ लोग यदि 10 साल के बाद देखेंगे, 5 साल के बाद देखेंगे, 2 महीना के बाद देखेंगे, अब क्वेश्चन उस समय करेंगे तो थोड़ा उनका आंसर मिलेगा, जवाब। तो देखिए विद्यार्थी जी, आपका क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का, क्वेश्चन है आश्रित जल विद्युत का चालन, मतलब सुचालन, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, जबकि वर्षा जल विद्युत का चालन करता है क्यों। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है विद्यार्थी कि पीने वाला जल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि वर्षा जल विद्युत का सुचालक होता है। तो आश्रित जल को डिस्टिल वाटर कहते हैं, समझ रहे, है ना। यह उदासीन जल की तरह होता है, इसका पीएच मान 7 होती है। यह अम्ल यदि है विद्यार्थी तो इसमें अम्ल की कोई गुण प्रदर्शित नहीं होता है। अब कोई गुण, चालन के लिए कौन सा गुण लिखाया गया है कि जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है, यानी इसमें वह घुलकर आयनों में टूटता नहीं है। और जब टूटता ही नहीं भाई तो विद्युत का सुचालक होगा कहां से, नहीं होगा।
जबकि वर्षा जल, आप जानते हैं विद्यार्थी जी कि वर्षा जल का पीएच मान मैंने पहले भी बताया गया 7 से कम होता है, 5.6 नहीं। और ये वर्षा जल बोला तो 7 से कम है, इसका मतलब अम्ल है। और अम्ल विद्युत का सुचालक क्यों है? क्योंकि अम्ल में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत अपघटन होता है। आपने पीछे वाला क्वेश्चन में पूछा था अपघटन के बारे में, तो विद्युत अपघटन होता है। और जब विद्युत अपघटन होता है तो धन और ऋण आयनों में टूटता है, इसलिए इसका विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इतना भी आप जवाब लिख सकते हैं। और डिटेल करना चाहते हैं तो और भी करेंगे कि वर्षा जल विद्युत का सुचालक इसलिए होता है, वर्षा को बनने में जब ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कई एक ऐसे आध्यात्मिक ऑक्साइड वाला गैस बनता है जो वायुमंडल में उपस्थित वाष्प, जल वाष्प के साथ रिएक्शन करता। सपोज दैट H2O को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ, H2O को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ, NO2 को यदि जल सब वाष्प है, वायुमंडल में रहता है, इसके साथ रिएक्शन होगा तो सभी अम्ल का निर्माण करेगा। अभी आपने इस अम्ल का नाम पढ़े हैं, कार्बोनिल अम्ल है ना, A2CO3, ये अम्ल बनेगा। इस दोनों रिएक्शन होगा तो H2SO4 बनेगा, इसका होगा तो HNO3 बनेगा। तो ये तीनों अम्ल, कार्बोनिल अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, यही सब वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। कहाँ आती है? पृथ्वी पर, जो अम्लीय वर्षा कहलाता है, इसलिए उसका पीएच मान 7 से कम होता है। और जब अम्ल है तो अम्ल आप जानते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन होता है, अपघटन होने पर हाइड्रोजन प्लस आयन में और ऑक्साइड, आध्यात्मिक ऑक्साइड ऋण आयन में टूटता है, इसलिए विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो जवाब लिखा जाए विद्यार्थी। क्वेश्चन आंसर, आंसर लिखा है विद्यार्थी, आश्रित जल में कोई आयनिक यौगिक विलेय नहीं होता है, इसलिए आयनों में नहीं टूटता है, नहीं टूटता है, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि
वर्षा जल अम्लीय होता है जो आयनों में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है। इसलिए यह विद्युत का चालन करता है। एक शब्द यहाँ पर हमने आपको नहीं समझाया लेकिन लिखा, क्योंकि ये शब्द अभी हम आप लोग को पढ़े हुए नहीं किए, आयनिक यौगिक। ये हम आप लोग को जब केमिकल बॉन्ड पढ़ाने लगेंगे, रासायनिक बंधन पढ़ाने लगेंगे विद्यार्थी जी, तब मैं वहां पर इसका बात करूंगा। इसलिए मैंने आपको इस लाइन को यहां तक नहीं पढ़ाया। आयनिक यौगिक समझ रहे, और इधर आपको मैंने बता चुके। आप इतना बात को याद रखिएगा कि आश्रित जल डिस्टिल वाटर का पीएच मान भी 7 होता है, उदासीन है, समझ रहे बात को। और उदासीन में किसी भी विलेय पदार्थ आयनों में टूटता नहीं है। तो आप मोटा मोटी शब्दों में यही समझे कि इसमें आयनों में यह यौगिक कभी टूटेगा नहीं। जब आयन में नहीं टूटेगा तो विद्युत का सुचालक होगा नहीं। जबकि अम्ल जो है घुलता है तो आयनों में टूट जाता है, विलेय जब होता है तो आयनों में टूट जाता है। अब आयनों में टूटने के कारण ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक। काफी गर्मी है भाई। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, जवाब बताते हैं। हाँ देखिए विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी, जल की अनुपस्थिति में जल की अनुपस्थिति में जल की अनुपस्थिति में जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्ल का व्यवहार अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, अम्लीय क्यों नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जल की अनुपस्थिति में यदि जल नहीं रहेगा तो अम्ल का जो गुण है, अम्लीय गुण, कुछ गुण अभी आपने पढ़ा कि जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है, तो जब जले नहीं रहेगा तो आयन में टूटेगा कैसे, नहीं, क्योंकि जल का यहाँ क्या है, अनुपस्थिति है, तो वह अम्लीय व्यवहार नहीं करता है। सिंपल ही है, क्योंकि अम्ल जो है विद्यार्थी केवल जल में घुलकर ही आयनों में टूटता है, इसलिए उसका विलयन जलीय व्यवहार करता है। लेकिन जब जल नहीं रहेगा तब आयनों में टूटेगा नहीं, इसलिए उसका विलयन जलीय व्यवहार अम्लीय व्यवहार वाला नहीं करेगा। जल्य नहीं तो जलीय विलयन कहिए या अम्लीय गुण कहिए, यह प्रदर्शित नहीं करेगा। इतने शब्दों में लिखना है। जवाब,
आंसर में लिख देना है। 1 मिनट भाई। तो क्या मैंने बताया, अम्ल केवल जल में घुलकर आयनों में टूटता है, यानी आयन उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन आयन उपस्थित के कारण अम्लों की तरह व्यवहार करता है ने, जबकि जल नहीं रहने पर यह टूटेगा नहीं, अर्थात अम्लीय व्यवहार नहीं करता है। तो आइए, अम्ल केवल जल में, क्या बोला, अम्ल केवल जल में घुल कर आयनों में टूटता है, इसलिए इसका अम्लीय व्यवहार होता है, जबकि जल के अनुपस्थिति में आयनों में जल के अनुपस्थिति में आयनों में नहीं टूटता या अपघटित टूटता है, इसलिए अम्लीय व्यवहार नहीं होगा। जल रहेगा तभी, अन्यथा नहीं। तो आप लोग का क्वेश्चन खत्म हुआ भाई। एगो और है, क्लोरो छाल प्रक्रिया क्या? अगला विद्यार्थी, क्लोरो क्षार प्रक्रिया क्या है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप लोग का क्वेश्चन समाप्त हो गया विद्यार्थी है, और आप लोग को 2 दिन समय दिया गया, और यदि आप देर कर दिए हैं तो आप समझिएगा मैं क्या करूं, है ने। आज समय बढ़ा करके भी मैंने क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन, क्लोरो क्षार प्रक्रिया क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है ना। देखिए, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है, क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसी क्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल सा जवाब है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आप स्पष्ट शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए सर विद्यार्थी, बहुत गर्मी, जब सोडियम
क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित किया जाता है, तब अपघटित है न, अपघटन, वियोजन, जो भी लिखे वियोजन लिखे, तब वियोजित होकर टूटकर, वियोजन टूटकर, अपघटन टूटकर है न, तब वियोजित होकर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कॉमा क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न यानी बनता है, उत्पन्न होता है। तो इस क्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये हो गया क्लोरोक्षार प्रक्रिया का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, चलिए यहाँ दो कर देंगे, तो यहाँ भी दो करना पड़ेगा क्योंकि दो सोडियम तो दो सोडियम, दो क्लोरीन तो दो क्लोरीन, हाइड्रोजन दो तो हाइड्रोजन दो और दो चार को हो गया, दो लगाना पड़ेगा यहाँ क्योंकि दो हाइड्रोजन यहाँ और दो हाइड्रोजन यहाँ, चार हाइड्रोजन, तो अब हो गया दुनी चार हाइड्रोजन। ऑक्सीजन दो तो ऑक्सीजन भी दो, यहाँ देख रहे हैं, ये हो गया बैलेंस। तो आज हो गया विद्यार्थी जी द एंड, समाप्त हुआ विद्यार्थी। इस चीज को आप ध्यान में रहे, है नहीं, आप लोग को बनाना, समझना और क्वेश्चन करना काम है नहीं। हम आपको समय देते हुए समय तक पूरा किया, यदि किन्हीं को छूट गया है माफ कीजिएगा। अब आगे के लिए आप तैयार रहें, है नहीं, कि जब केमिस्ट्री जब स्टार्ट होगा तो फिर यदि आपका क्वेश्चन है रह गया कॉपी में व्हाट्सएप में तो आप अगला बार पूछ सकते हैं। मैं आगे वीडियो जो दूंगा, आगे जो तैयार किया जाएगा क्वेश्चन और सॉल्यूशन, तो वो रहेगा बायोलॉजी से। आप लोग को बायोलॉजी का चौथा चैप्टर जैव प्रकर्म का चौथा भाग शुरू होगा और आप पहला से लेकर के चौथा तक क्वेश्चन करेंगे। तो सभी क्वेश्चन को एकत्र कर लें, जमा कर लें, और जिस दिन आपको बोल दिया जाएगा कि अब थ्योरी खत्म होने वाला है, आप फटाफट क्वेश्चन भेजें तो आप तुरंत लग जाएं और अपने क्वेश्चन को लाइन में लगा दें, है सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए। सभी बच्चे ध्यान देते हुए अपने नियमों को फॉलो करें और बताए गए क्वेश्चनों को, सॉल्यूशन को ध्यान दें, है नहीं। और हो सके तो जो नए बच्चे जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, है नहीं, और आगे तक भी भेजें ताकि शेयर करें, ताकि सब पढ़े और सब बढ़े। यही मेरा विश्वास है आपसे, है ना। तो आज के लिए और केमिस्ट्री के इस चैप्टर के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद और चैनल की ओर से सभी को जय हिंद।